हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूं आज शिखर बैच के नए वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें आज हम देखने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। इसकी कंप्लीट थ्योरी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसके पूरी थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं? आप सभी को पता होगा कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज वो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू यूज होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। वो रिसोर्सेज, वो रॉ मटेरियल्स जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू यूज होते हैं उसके सर्वाइवल और उसके एग्जिस्टेंस के लिए। अब इसमें आती है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो वर्ड है नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो नेचर वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी सारे हमारे रॉ मटेरियल्स या कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिनरल्स जितने भी प्रेजेंट है, वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये किसके अंदर आते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के आते हैं। मतलब वो सारे मटेरियल्स, वो सारे रॉ मटेरियल्स जो नेचर पे बाय सेल्फ नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स, वो किससे आ जाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। अब इसको आगे देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन एक्शन। इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये मैन मेड नहीं होता है, इसको कोई ह्यूमन बीइंग क्रिएट नहीं कर सकता है। ये कौन क्रिएट करता है? ये बाय नेचर क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं? बाय नेचर, या जिसको हम गॉड बोलते हैं, बाय नेचर या ये गॉड से क्रिएट होते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन। These resources are drained from the nature and used with few changes. ये resources क्या होते हैं? नेचर से ड्रेन किया जाता है, जो नेचुरल एग्जिस्टेंस होती है वहां से इनको निकालते हैं और क्या करते हैं? उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, प्यूरिफिकेशंस करते हैं, एंड देन फर्दर हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। These natural resources are raw material. मैंने अभी बताया ना, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं। ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इनके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। द एनर्जी सोर्सेज दैट वी आर यूजिंग। नेचुरल रिसोर्सेज आर द लिमिटेड ऑन अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज क्या आते हैं? हमारे जो अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, उसके ऊपर इसकी लिमिटेशंस है। कुछ लिमिट तक हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज में ला सकते हैं। यदि हम इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगेंगे, ओवर यूज करने लगेंगे, तो समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? एग्जिस्ट नहीं करेंगे, प्लेनेट पे खत्म हो जाएंगे। इनकी जो रिसोर्सेज की कैपेसिटी है वो प्लेनेट से खत्म हो जाएगी। देन हम फर्दर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है हमारे अर्थ पे। इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? लिमिटेड है। Then if the natural resources are used continuously will ultimately finish them. मैंने अभी बताया कि यदि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को, यदि हम कंटिन्यूसली उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी, उसको वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने वाटर को वेस्ट करते हैं, ऐसी चीजों को जिसको हम वेस्ट करते हैं विदाउट एनी पर्पज, विदाउट एनी यूज, तो वो एक टाइम के बाद क्या होंगे? कंटिन्यूसली वेस्ट के बाद, यूज के बाद वो फिनिश हो जाएंगे, एग्जिस्टेंस उनकी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन, उनका यूज
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैप्टर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाया जाता है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पे इंडिपेंडेंट, उनको कैसे प्रिजर्व करना है, उनको कैसे यूज करना है, और इसकी पूरी नॉलेज, बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस नॉलेज तक बच्चों को दी जाती है, जो वर्कर्स हैं उनको दी जाती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज होते क्या हैं? रिसोर्सेज क्या होते हैं? द नेचुरल रिसोर्सेज material created in nature that are used and unavailable by humans. They include natural substances जैसे कि soil, water, land and energy supply जैसे coal, gas, fuel that serves to satisfy the human needs and wants. ये किसके द्वारा दिया गया था? बार्चेस एंड विल्गर के द्वारा 1996 में दिया गया था कि वो सारे मटेरियल्स, वो सारे रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज? वो सबस्टेंसेज जैसे कि सॉइल, वाटर हो गया और फॉरेस्ट हो गया, वुड्स हो गया, और वो एनर्जी सप्लाईज, एनर्जी सप्लाईज में क्या आ जाती हैं? कोयल्स आ जाते हैं, फ्यूल्स आ जाते हैं, गैसेज आ जाती हैं, एनर्जीज आ जाती हैं। ये सारे जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करती हैं, ह्यूमन की जो सर्वाइवल है उसको वो क्या करती हैं? सेटिस्फाइड करती हैं, कंप्लीट करती हैं। वही क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज कहलाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई थी? बार्चेस एंड बिल्गर के द्वारा 1996 में। रिसोर्सेज आर द बायोटिक कल्चरल एट्रीब्यूट ऑन और इन और अबव द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ए बायोटिक कल्चरल एट्रीब्यूट है ऑन, इन और अबव द अर्थ। अर्थ के अंदर, अर्थ पे और अबव द अर्थ, ए बायोटिक एट्रीब्यूट है। ए बायोटिक का मतलब पता है ना? नॉन लिविंग। बायोटिक और ए बायोटिक दो कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम में आप पढ़ेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज एबायोटिक के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर सॉइल, वाटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सबसे पहले क्या है? एबायोटिक कल्चर एट्रीब्यूट है। अब फर्दर डिस्कस करते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज वो होता है जो अर्थ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है फॉर या टू सेटिस्फाई द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग या टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये कैसे होते हैं? ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं इन, ऑन और अबव द अर्थ। क्लियर हुआ? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद इसके टाइप्स की बात करें। किसकी बात करें? टाइप्स की बात करें। तो ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। मैं किसकी टाइप की बात कर रहा हूं? नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स की बात कर रहा हूं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल वर्ड से आपको क्लियर होगा कि ये रिप्लेस हो सके। क्या हो सके? जो दोबारा एक बार जब फिनिश हो जाए तो क्या हो सके? इटसेल्फ या बाय नेचर क्या हो सके? रिप्लेस हो सके। एक बार जब इनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, ये फिनिश हो जाए, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तो ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाए? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाए? रिप्लेस या रिप्लेनिश हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार एग्जिस्टेंस इनकी खत्म हो जाए, एक बार ये फिनिश हो जाए अर्थ पे से, प्लैनेट पे से, तो इनको रिप्लेस या रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। क्लियर? नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल क्लियर हुआ आपको? अब ये देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लो रिसोर्सेज। फ्लो रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लो में चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। खत्म हुआ, फिर रिप्लेस हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर रिप्लेस हुआ। जैसे जैसे इनकी एग्जिस्टेंस खत्म होती रहती है, ये क्या होते हैं? रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लो रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, these are the resources that will renew themselves naturally and can be used over a period of time। क्या वो खुद से ही क्या हो जाए? रिन्यू हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और used over a period of time। When the renewable resources cannot be exhausted and last forever, then it is also known as a perpetual resources। क्लियर हुआ? perpetual resources किसे बोलते हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज, वो
रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कभी खत्म ही ना हो और ऐसे ही बहुत समय के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पड़ा रहे वैसे ही, उसे क्या बोलते हैं? परपीचुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपीचुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज इफ नॉट यूज can replace themselves as long as they are not used too much. Some of the resources of the renewable resources are geothermal. जियोथर्मल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। जियोथर्मल में क्या आ जाती है? हीट ऑफ द अर्थ, बायोमास, प्लांट मटेरियल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वेव टिडल एनर्जी होता है। ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती, इनको कभी फिनिश नहीं किया जा सकता है। ये इंडिपेंडेंटली अर्थ हमारे प्लेनेट पे बने रहते हैं और ऐसे हम रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? परपीचुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। वो रिसोर्सेज जो अर्थ पे या प्लेनेट पे कभी फिनिश नहीं किए जा सकते हैं और ऐसे ही वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पड़े रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परपीचुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो कभी क्या हो? अपने आप को रिप्लेनिश या रिन्यू कर ले। और परपेचुअल मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these are the resources that are once used cannot be replenished or replaced. जब एक बार ये फिनिश हो जाए, एक बार जब खत्म हो जाते हैं तो क्या होते हैं? ये दोबारा रिप्लेस या रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं। ये कौन होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। दिस मीन्स that non-renewable resources are very limited in reservoir and cannot be used defensively. मतलब जो इनकी लिमिटेशन है, जो इनकी प्रेजेंस है बहुत ही लिमिटेड है। ये जो अर्थ पे इनका जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही लिमिटेड है और ये बहुत ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। इनका जो कंजर्वेशन है, इनका जो प्रिजर्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। These natural resources is also known as a finite resources. ये MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि finite resources क्या होते हैं? non renewable resources को हम क्या बोलते हैं? finite resources बोलते हैं। renewable को क्या बोलते हैं? flow resources बोलते हैं और non renewable को finite resources बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये छोटे छोटे टर्म आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि फाइन क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, फ्लो क्या होता है, परपेचुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड renewable resources क्या होते हैं। The non-renewable resources are mainly of 4 types: natural gas, coal, oil and nuclear energy. ये क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। जो गैस होती है नेचुरल्स, कोल होते हैं, ऑयल्स होते हैं एंड सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सॉरी क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो परपेचुअल है। परपेचुअल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है सोलर एनर्जी। ठीक है। Coal and oil, nuclear energy and natural gases is also known as a fossil fuel. किसको? कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल को हम क्या बोलते हैं? कोल, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एंड फॉसिल्स फ्यूल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, जो डेब्रिट्स होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से इनका फॉर्मेशन होता है। जो लेयर ऑफ अर्थ होती है उसके बीनीथ ये डिकम्पोज होते हैं और बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इनका क्या होता है? क्रिएशन होता है। दिस फॉसिल्स फ्यूल्स वर कंस्ट्रक्टेड बिलो द लेयर ऑफ द रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। क्रूड ऑयल इज अ फॉसिल फ्यूल which is used to produce a diesel and gasoline fuel. डीजल एंड पेट्रोल का प्रोडक्शन में किसका यूज होता है? जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका क्रूड ऑयल जो होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है? एक फॉसिल फ्यूल है और उसका यूज होता है इसके प्रोडक्शन में एंड व्हीकल्स के यूज के लिए, डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डे बाय डे ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल का यूज करते हैं। और क्रूड ऑयल से क्या बनता है? हमारा डीजल एंड पेट्रोल बनता है। क्लियर हुआ होगा आपको कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? रिसोर्सेज। अब आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयल इज अ सॉलिड फ्यूल दैट इज बेसिकली यूज फॉर जनरेटिंग द पावर प्लांट। मैंने अभी बताया कि पावर प्लांट में क्या यूज होता है? मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोयल्स होते हैं, उनका यूज होता है। कोयल इज मेड बाय द कंप्रेस्ड ऑर्गेनिक मैटर विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन
बॉन्ड्स मैटर। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? यूरेनियम। यूरेनियम का यूज करके हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बम हम प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर क्या है? एक मेटल है, एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। और इस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में आप क्लास 11 12 में पढ़े होंगे कि यूरेनियम क्या है? एक एलिमेंट है जिसका यूज क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अंदर रेडिएशन निकलता है, ठीक है? जो रेज होती हैं अल्फा बीटा गामास, इनके अंदर से निकलती हैं और वो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है। ये बहुत ही हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। इट इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल which is primarily obtained from the mining and the uranium or refining and naturally occurring these radioactive element। ये कौन से एलिमेंट होते हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं बिलो द अर्थ सरफेस। क्लियर हुआ कि फॉसिल फ्यूल्स में कोयल किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियर एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है? यूरेनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट से होती है, जो हाईली एनर्जेटिक एलिमेंट होता है। अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। जो नेचुरल रिसोर्सेज है कौन से? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जैसे हमने पढ़ा अभी नॉन एबायोटिक, एबायोटिक में क्या आ जाएगा? हमारा सैंड आ जाएगा और क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा? जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, कोल आ जाएगा, सोलर न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी, क्रूड ऑयल आ जाएगा। ये किससे आ जाएगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। तो इनसे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? यदि हम इनका यूज करते हैं तो इनसे कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे बाय द ह्यूमन बीइंग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इनके यूज से या इनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। किसकी बात करते हैं? क्लाइमेट चेंज की। द एक्टिविटीज डन बाय द मैन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वर गिविंग rise to the greenhouse gases and carbon in the atmosphere and are responsible to cause the severe change in the climate that usually affect the natural resources and biodiversity। ये टर्म आया, क्या आया? बायोडाइवर्सिटी। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर के डिफरेंस को, उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और उनके बीच के जो वेरिएशंस देखने को मिलता है। जैसे ह्यूमन स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज में क्या है? जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई एक जैसा नहीं दिखता है, सबका जो अपीयरेंस है वो चेंज है, सबकी हाइट चेंज है, सबका पर्सनालिटी चेंज है, अलग अलग है। तो ये वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसमें बहुत ही फाइन फाइन इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके के जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे प्लेनेट पे बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या हो सकता है कि जो एक्टिविटीज हमारे ह्यूमन बीइंग के थ्रू हो रही हैं वो पॉपुलेशंस इंक्रीज के वजह से ग्रीन हाउस गैस को अफेक्ट कर सकता है, राइज कर सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनके अंदर इंक्रीज ला सकता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ जाएगा, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? चेंज इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ने लगेगा। बाढ़, जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। किसके वजह से? ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये पहला हमारा प्रॉब्लम था, कौन सा? क्लाइमेट चेंज। दूसरा है exploitation of the resources। The biggest problem is the exploitation of the natural resources। As we use the natural resources, our environment is degrading, whereas the economic expenses is increasing day by day। हम जैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं डे बाय डे, जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारी पॉपुलेशन है, अर्थ की, कंट्री की, किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं हो रही है, जो पूरे प्लैनेट है, यूनिवर्स है, उसकी जो पॉपुलेशन है नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज कर रही है, उसके वजह से सबसे जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर
जो उनका एग्जिस्टेंस है वो डिग्रेड होते जा रहा है, जो इन्वायरमेंट है उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिग्रेड होता जा रहा है, डिग्रेड मतलब कम होता जा रहा है। लेकिन जो एक्सपेंशन है मतलब जो महंगाई है, ठीक है, वो क्या हो जा रही है, जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन लीड टू द एक्सप्लॉइटेशन। अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू यदि ओवर पॉपुलेशन होता है तो क्या होगा, ज्यादा यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेंगे तो जो क्लाइमेटिक चेंज हो गया है, ग्रीन हाउसेस इफेक्ट हो जाएंगे, फ्लड आ गया, लैंड की कमी पड़ेगी क्योंकि सबको क्या चाहिए, सेपरेट हाउस चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, शेल्टर के लिए क्या चाहिए उनको, घर चाहिए। घर के लिए वो किसको यूज करेंगे, लैंड रिसोर्सेज को यूज करेंगे। और लैंड रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉइटेशन से क्या होगी, लैंड की कमी होगी, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होगा, ग्रीन ट्रीज को काटे जाएंगे अलग अलग फैक्ट्रीज बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, शेल्टर्स बनाने के लिए। तो इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इफेक्ट होगा, वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ने लगेगा, जो वाटर का ग्राउंड लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से देखने को मिलती है। ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, दिस रिजल्ट इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, लैंड, फॉरेस्ट etc वर डिक्रीजिंग डे बाई डे। क्लियर हुआ कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैसे होगा, बाय इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। कैसे ये कॉज होगा, यदि ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो पॉल्यूशन कॉज करेगा, क्या करेगा, द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट विच हैज डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यदि कोई पॉल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। ये सारे पॉल्यूशन यदि हमारे सोसाइटी में होते हैं, हमारे कम्युनिटी में होते हैं तो किसको कॉज करेंगे, वो बहुत ही एक डेलिटेरियस इफेक्ट रखेंगे, बहुत ही गंभीर, बहुत ही गंदा भयानक जो अपना प्रभाव रखेंगे किसके ऊपर, उनके सोसाइटीज के प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, उनका सर्वाइवल जो उनका एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में चला जाएगा। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाइल्ड प्लांट etc। जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनके डिस्ट्रक्शन के वजह से क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा, नेचुरल रिसोर्सेज में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो ये सारी हमारी चीजें किसके अंदर आती हैं, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट हैज द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, वी कैन नॉट अंडरस्टिमेट the forest. Our survival basically depend on the forest, as the air we breathe it's provided by the forest, the wood we use for our livelihood. It also prevent the soil erosion and the decline, the change in the climate. Forest resources are one of the most important renewable resources. बात समझ में आ रही है? The forest contribute to the economic development of the every country and they vary in their composition and diversity. फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या इंपॉर्टेंट रखता है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, वुड्स मिलती हैं हमारे कॉमर्शियल यूज के लिए, हमारे जो बेसिक नीड होता है उसके लिए क्या मिलती है हमें, वहां से लकड़ी मिलती है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। और ये सॉइल इरेक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्लाइमेट के अंदर चेंज नहीं लाता है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्वाइवल ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल्स के लिए है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाउसेस, जो ग्रीन हाउसेस गैस है उनके अंदर डिक्रीज लाता है, ये रेन कराता है। तो ये सारे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो रेन्स होती हैं वो किसके वजह से होती हैं, ट्रीज की वजह से होती हैं, प्लांट्स की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से होती हैं। और ये शेल्टर होता है उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए जो कि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से अपने आप को प्रिवेंट रखते हैं। उनके शेल्टर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है
फॉरेस्ट। तो ये सारी चीजें हमारे फॉरेस्ट की वजह से हो सकती हैं और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में। अब हम सेकंड बात करते हैं, देयर आर द वेरियस यूज ऑफ द फॉरेस्ट। मैंने अभी बताया कॉमर्शियल यूज होता है, इकोलॉजिकल यूज होता है, लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ द ट्राइबल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज में क्या आ जाएंगी, जो भी हम कॉमर्शियल चीज उससे बनाते हैं, एस्थेटिक चीज बनाते हैं, वो सारी आ जाती हैं। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज द मोस्ट वाइटल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। वाटर के बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। हम यदि प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, हम अर्थ पे कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी स्पीशीज हो एग्जिस्ट करता है, तो वाटर इज द वाइटल थिंग फॉर देयर सर्वाइवल। वाटर रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज आउट ऑफ विच 100% में से 90% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है और ओनली 3% क्या है, फ्रेश वाटर है। The 2/3 of the fresh water is frozen in the glacier and the polar ice caps, and the leftover the unfrozen fresh water mainly found in the groundwaters, and the with little fragment of the fresh water is also found in the air and above the ground। जो टोटल वाटर का परसेंटेज है उसमें से 97 क्या है हमारा ओशियन सॉल्ट वाटर है, ओनली 3% क्या है हमारा फ्रेश वाटर है। और इस 3% में से भी जो 2/3 पोर्शन है वो क्या है, फ्रोजन है ग्लेशियर्स के रूप में, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है, हमारे ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जिसको हम यूज करते हैं। तो क्या आप ये देख सकते हैं कि हम सिर्फ कुछ लिटिल अमाउंट्स को हम यूज कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेस अमाउंट को हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। रेस्ट ऑफ द वाटर क्या है, हमारे लिए अनयूजेबल है। अब कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि इस वाटर के रिसोर्स को हम किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए प्यूरिफाई कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन लगा रहे हैं। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज में is a naturally occurring substance which is represented by a chemical formula and it may be soiled or inorganic in which heavy crystal structure। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और जिनको किसी केमिकल फार्मूला के द्वारा या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मिनरल्स आर अ वेरी क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फेडरेशन। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी जो सिस्टम होता है, फेडरेशन होता है, उसके लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो मिनरल्स हैं वो क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हमारा मिनरल्स रिसोर्सेज का है। द मिनरल रिसोर्सेज आर आल्सो यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज एंड द इंजीनियरिंग फॉर कंसंट्रेशन। Even in the modern society, the railways, computers, skyscrapers, and also depends upon the utilization of the mineral resources। I hope आपको समझ में आया होगा मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, और हमने अभी बात किया फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं, मिनरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज और नॉन मेटेलिक। आपको ये वर्ड से ही क्लियर होगा, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मेटेलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं फूड रिसोर्सेज। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज फूड। आपको भी पता है कि वाटर एंड फूड एंड शेल्टर इज द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आपने यदि हायरार्की लॉ पढ़ी होगी, मैस्लो हायरार्की पढ़ी होगी, तो जो फिजियोलॉजिकल नीड में उसमें वाटर, फूड एंड शेल्टर आता है, जिसमें हमने अभी वाटर डिस्कस कर लिया, ठीक है, फूड डिस्कस कर लिया एंड शेल्टर डिस्कस करेंगे। अभी हमने शेल्टर में फॉरेस्ट आ जाएगा, लैंड आ जाएगा। It is one of the most important aspect of our body for proper functioning, as it is a provide energy to the human body, and food is also required for the well-being of the human body at all stages of the life। ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, किसी भी स्टेज पे, या वो इन्फेंट हो या एडोलेसेंट हो या एडल्ट हो या वो एल्डर हो गया हो, तो किसी भी एज पे उसके सर्वाइवल, उसके ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके प्रॉपर बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी कहाँ से आती है, क्या इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे फूड से। और फूड कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से। फूड इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी मैंने बात की
कि ये सोर्स है एनर्जी का, और एनर्जी किस लिए रिक्वायर्ड होती है? उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। किसके? किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग के लिए। टू मेंटेन द बॉडी हीट बैलेंस ऑफ द डेली एक्टिविटीज एंड फॉर अ बॉडी टिश्यूज रिपेयर। टाइप्स ऑफ फूड, एग्रीकल्चर क्रॉप्स आ जाएंगे। एग्रीकल्चर क्रॉप्स में क्या आ जाएंगे? हम जो भी एग्रीकल्चर लैंड पे खेती करते हैं, खेती करते हैं, और उससे हम जो सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर आ जाता है। लाइफ स्टॉक फूड आ जाता है, और फिशरीज आता है। फिशरीज जो ओशियंस होते हैं, लेक्स होते हैं, उनके अंदर हम फिशरिंग करते हैं और उसको एज अ फूड रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं 6 बेसिक न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। आप न्यूट्रिशन में पढ़े होंगे, फर्स्ट सेम में ही पढ़े होंगे कि द 6 बेसिक न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड्स। सेकंड सेम में पढ़े होंगे द फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। दीज आर द 6 बेसिक न्यूट्रिएंट नीड्स ऑफ द फूड। न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, फूड के 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं: फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अब क्या आता है? सोर्स ऑफ फूड। सोर्स में प्लांट सोर्स आ जाएगा और एनिमल सोर्स आ जाएगा। प्लांट सोर्स में जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जो फ्रूट्स या फल प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये किसके अंदर आ जाएंगे? प्लांट सोर्स में। जो वेजिटेबल्स हैं वो प्लांट सोर्स में आ जाएंगे। एनिमल सोर्स में जो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जो बीफ हो गया, जो मीट हो गया, वो किसके अंदर आ जाएगा? जो फिशरीज हो गए, एग्स हो गए, वो किसके अंदर आ जाएगा? एनिमल सोर्स के अंदर आ जाएगा। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। करेंटली डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एनर्जी। कोई भी डेवलपमेंट, ग्रोथ या डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग का, किसी भी स्पीसीज का, विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये आप बेसिकली जानते होंगे कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती और नहीं कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। एनर्जी यूजुअली एग्जिस्ट इन द वेरियस फॉर्म: एक्स, हीट, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। बेसिकली यहाँ ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कि एनर्जी क्या है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बिना हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इवन टू एनी एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल से आपको क्लियर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, रिन्यूएबल से क्लियर होगा कि वो रिसोर्सेज जो हमारा क्या हो, रिप्लेस हो सकते हैं। वो एनर्जी रिसोर्सेज जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिप्लेस हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में वो एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारी रिप्लेनिश या रिन्यू नहीं हो सकती हैं। ठीक है। अब लैंड रिसोर्सेज, मैंने शेल्टर की बात की थी, हमने वाटर की बात कर ली, एनर्जी की, फूड की बात कर ली। अब हम लैंड की बात करते हैं, शेल्टर की। तो शेल्टर, द लैंड रिसोर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर द और बेसिक रिसोर्सेज। मैंने बताया ना कि किसके अंदर आती है? फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आती है। मोस्ट ऑफ आवर सब्सटेंसेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड रिसोर्सेज सच एज द क्लॉथिंग, शेल्टर एंड फ्यूल। लैंड कवर ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ है, इसका जो 20% है वो क्या है? लैंड रिसोर्सेज है। The distribution of the land resources are a wetland cover in the rivers 3%, urban areas cover 3%. ये पूरा एक लिस्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड देयर परसेंटेज। इसको आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज है वो अर्बन, क्रॉपलैंड, परमानेंट एंड फॉरेस्ट रिमेनिंग कैसे कैसे परसेंटेजली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हम बात करते हैं इशू रिलेटेड टू द लैंड रिसोर्सेज। क्या क्या इशू आ सकते हैं? पहले इशू की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन आ सकता है, सॉइल इरोजन आ सकता है एंड डिसर्टिफिकेशन आ सकता है। तो सबसे पहले की हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इट रेफर टू द deterioration of the land of the and the productivity of land often caused by the human activities or natural factor। डिटेरिएशन हो जाए, क्या हो जाए? डिटेटोरिएशन हो जाए। डिटेरिएशन हो जाए किसका? लैंड का। जो लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो कैपेबिलिटी है किसी भी क्रॉप्स को, किसी भी जो फूड है
उसको प्रोड्यूस करने की उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी है, उसका क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाना या खत्म हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये पहली प्रॉब्लम है। जिस सॉइल इरोजन की बात करें तो एज वी नो दैट द सॉइल इरोजन इज द लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर फ्रॉम द सॉइल एंड दिस टॉप मोस्ट लेयर इज अ वेरी फर्टाइल एंड रिच इन द न्यूट्रिएंट। यदि ये सॉइल की बहुत सारी लेयर हैं तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है, इसका क्या हो जाना, लॉस्ट हो जाना। और ये किस में होती है, रीच इन न्यूट्रिएंट। तो इसके वजह से जो फर्टिलिटी होगी लैंड की, उस सॉइल की फर्टिलिटी होगी, उस जो फील्ड की फर्टिलिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके पास कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो क्रॉप का प्रोडक्शन कर पाए। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, डिसर्टिफिकेशन इज अ टाइप्स ऑफ अ लैंड डिग्रेडेशन इन विच relatively dry area of land become more increasingly more arid and there is a permanent loss of water bodies, that is a simply desertification। कोई लैंड है, कोई सॉइल है, कोई एरिया है, वहां से यदि ड्राई सॉइल है, क्या है, ड्राई लैंड है, बहुत दिन से उसको छोड़ दिया गया है, वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है फूड का, और ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है, तो कुछ समय बाद इसका परमानेंट लॉस हो जाता है ऑफ वाटर बॉडीज। जो नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसका परमानेंट लॉस हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, डिसर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। और रोल ऑफ इंडिविजुअल इन द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। अब वो कौन से प्रिजर्वेशन हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग कंजर्व कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को, उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन को। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स आते हैं, बेसिक स्टेप्स आते हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिवेंट कर पाएं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं, जो अवेयरनेस है उसको, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, एजुकेशन को हम चला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं हम, जो सोसाइटी होती है, हमारी कम्युनिटी होती है, उसके अंदर हम अवेयरनेस बुलाएंगे कि फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। हम लोगों को जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है, जो उसका प्रॉब्लम्स है, लैंड इरक्शन है, ये सारी चीज़ें, डिसर्टिफिकेशन है, ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए उनको अवेयर करेंगे, उनको वो एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। वो सारी जो रूरल डेवलपमेंट होती हैं, क्या होती हैं, जो रूरल और डेवलपमेंट होती हैं, जो रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको अवेयर कराएंगे कि कैसे हम जो अपना प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, चाहे हमारे जो लैंड्स के थ्रू जो हमारा फूड का प्रोडक्शन है, उसको कैसे इंक्रीज करना है, जो लैंड्स की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको कैसे इन्हांस करना है। ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। फ्यूल्स के अंदर हम जो क्रूड ऑयल है उससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ के हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हों। ये सारी चीज़ें हैं, अपने जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं उनको कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। पूरे डिटेल में आपको नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हमने बताया, लैंड बताया, फूड बताया, एनर्जी बताया, वाटर बताया। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी ये समझ में आई होंगी, और उनके रोल ऑफ इंडिविजुअल इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर पार्ट सेकेंड के साथ, और उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे इसी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का थर्ड चैप्टर का जो आगे का टॉपिक है उसको लेके आएंगे, और उसके साथ हम बने रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।